आवर्धन क्या है, आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करें। आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स का ये हो जाएगा परावर्तन चैप्टर से। तो आज हम लोग फोकस करेंगे कि आवर्धन, जिसको इंग्लिश में मैग्निफिकेशन कहा जाता है, क्या होता है और उसका व्यंजक प्राप्त करें। मतलब आवर्धन का कुछ फॉर्मूला होता है, नहीं तो फॉर्मूला आया कहाँ से, इस चीज को हम क्या करेंगे, प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आवर्धन क्या होता है। आवर्धन क्या होता है? आवर्धन को हम लोग मैग्निफिकेशन कहते हैं। आवर्धन को क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन कहते हैं इंग्लिश में। मैग्निफिकेशन कहते हैं। और आवर्धन को जनरली हम लोग सूचित करते हैं, जनरली हम लोग सूचित करते हैं छोटा एम से। किसे सूचित करते हैं? छोटा एम से। तो आवर्धन जो होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। आवर्धन का मतलब जैसे आप लोग मोबाइल वगैरह यूज करते हैं तो कहते हैं कि चलो इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। नहीं, ऐसा होता है ना, कोई चित्र वगैरह होता है, कोई डायग्राम होता है तो छोटा रहता है तो उसको थोड़ा सा जूम कर देते हो। तो जूम करने का मतलब उसे आप आवर्धित कर देते हो, नहीं मतलब बड़ा कर देते हो। क्या कर देते हो? बड़ा। तो मतलब उसको क्या कर रहे हो आप उसे आवर्धित कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आवर्धित कर रहे हो उसे। तो आवर्धन जो होता है, दो समान राशियों का अनुपात होता है। मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, आवर्धन बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, बटा वस्तु की ऊंचाई। अब आपसे कोई पूछे कि आवर्धन क्या है, इसका डिफिनीशन दो, परिभाषा दो, मतलब आवर्धन के बारे में दो शब्द बताओ जो यथार्थ सत्य हो, है कि नहीं? तो क्या कहेंगे? आवर्धन क्या है? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। तो क्या होगा डिफिनीशन इसका? हाँ, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और और वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, के अनुपात को, के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। ये इसका फॉर्मूला हो गया। ये इसका क्या हो जाएगा? ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। अब इतना लंबा चौड़ा लिखने में थोड़ा सा कठिनाई होता है, तो हर चीज को एक संकेत में हम लोग व्यक्त करते हैं। तो प्रतिबिंब को इंग्लिश में कहा जाता है इमेज और ऊंचाई को हाइट। नहीं तो इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई। चूंकि आवर्धन को एम से सूचित करते हैं तो आवर्धन, अब ये चीज हम न लिख करके, ये वाला चीज न लिख करके इसको हम एम लिख देंगे। नहीं, और प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो ऊंचाई को एच से, तो ये एच हो गया छोटा एच। और चूंकि प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब को हम लोग इमेज कहते हैं। हाँ, इमेज, इमेज मीन्स होता है प्रतिबिंब, ठीक है। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स होता है वस्तु, पिंड भी इसको कहा जाता है वस्तु। और हाइट तो सबको जानता है, हाइट तो सबको जानता ही है। हाइट मतलब क्या होता है? ऊंचाई। क्या होता है? ऊंचाई। तो ये भी ऊंचाई, ये भी ऊंचाई, तो सिर्फ एच लिख देने से काम चल जाएगा? ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऊपर वाला क्या चीज है, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है। तो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, नहीं
ये हो जाएगा एच, और पैर के पास यहाँ पर छोटा सा आई लिख देते हैं, एच आई, और बट्टा हो जाएगा एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ, एच ओ, ये हो गया अपना एम बराबर क्या चीज, एम बराबर इतना हो जाएगा एच आई अपॉन एच ओ। एच आई क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई, अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। अब हमारा एक प्रश्न है आपसे कि इसका यूनिट कितना होगा। जैसे वे का यूनिट जो होता है एस आई, वे का एस आई यूनिट जो होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड। आप 9th क्लास में चीज पढ़े होंगे नहीं, डिस्टेंस दूरी का एस आई यूनिट होता है मीटर। उसी तरह से इस आवर्धन का यूनिट क्या होगा, आवर्धन का यूनिट क्या होगा, मात्रक क्या होगा, जल्दी से सोच करके बोलिए, आवर्धन का यूनिट क्या होगा। तो देखो आवर्धन का कोई यूनिट नहीं होता है, तो एग्जाम में आता भी है आप लोगों को, कई बार एग्जाम में आ चुका है ऑब्जेक्टिव में कि कई बार एग्जाम में आ चुका है कि आवर्धन का यूनिट क्या होता है कि नहीं। तो आवर्धन जो होता है, आप ध्यान से देखो, हाइट, हाइट क्या चीज है, एक तरह का डिस्टेंस है। मान लो आपका ये, देखो ध्यान से, ये एक रस्सी है, या ये मान लो कि पेन हो गया, इसको हम ऐसे कर रखे हैं। अब हम आपसे पूछें इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी है, ये पेन कितना लंबा है, तो क्या करोगे, आपके पास स्केल होगा या मेजरमेंट के लिए फीता वगैरह होता है, तो यहाँ से रखोगे, इसको माप लोगे, तो मान लो मापने पर आ गया 10 सेंटीमीटर, कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। और इसी को हम ऐसे खड़ा कर दे, सीधा एकदम परपेंडिकुलर सतह पर इसे खड़ा कर दे, पेज पर खड़ा कर दे, इसी को खड़ा कर दे, तो अब हम क्या बोलेंगे, इसकी हाइट कितनी है। तो इसको भी कैसे मापोगे, स्केल से या फीता से ही मापोगे, नहीं, तो ये दूरी इसको बोलोगे कि पेन की लंबाई कितनी है, मतलब ए से बी के बीच की दूरी कितनी है। इसके लिए कौन सा शब्द का इस्तेमाल करोगे, ऊंचाई का, लेकिन मापोगे तो दोनों को उसी से, स्केल से या फीता से ही मापोगे। नहीं, मतलब हो गया कि इसका भी यूनिट होता है, मात्रक होता है, ये भी एक दूरी हो गया, ये भी क्या हो गया दूरी, तो इसका भी यूनिट मीटर होगा, तो इसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। तो एक चीज बताओ, इसका यूनिट हम लिखते हैं, तो हाइट है, तो हाइट का यूनिट कितना होगा, ऐसा यूनिट, हाइट का ऐसा यूनिट कितना होगा, हाइट का ऐसा यूनिट कितना होगा, हाइट कौन सी है, दूरी है, तो दूरी का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट मीटर। तो मान लो इसका हम यूनिट लिख देते हैं मीटर बट्टा, ये भी तो हाइट ही है ना ऑब्जेक्ट की, तो इसका भी यूनिट कितना होगा, मीटर ही होगा, ये हो जाएगा मीटर। तो मीटर बटा मीटर कट जाएगा, नहीं, तो एक संख्या 1 आ जाएगा, नहीं, मतलब हो गया कि आवर्धन का कोई भी यूनिट नहीं होता है, कोई भी यूनिट नहीं होता है, क्यों, क्योंकि ये समान राशि का अनुपात है, मतलब ऊंचाई बट्टा ऊंचाई का ही अनुपात है। तो जब भी समान राशि का अनुपात होता है ना, तो उसका कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि इसका यूनिट जो होगा वही यूनिट उसका होगा, तो कट जाएगा, तो कट जाएगा तो फिर कोई यूनिट नहीं होगा, मतलब यूनिटलेस हो जाएगा, विहीन हो जाएगा ये। तो आवर्धन क्या चीज है, इसका कोई बीमा होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है, ये बीमा विहीन होता है, यूनिट लेस होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, क्यों, क्योंकि ये समान राशियों का अनुपात है, समान राशि का अनुपात, इसका भी यूनिट वही होगा जो इसका यूनिट होगा, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। समझ में आ गया। तो आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, अर्थात m बराबर होता है एच आई अपॉन एच ओ, आवर्धन बराबर होता है एच आई अपॉन एच ओ होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, इसका कोई बीमा नहीं होता, इसका कोई बीमा नहीं होता है, इसका कोई बीमा नहीं होता है, तो बीमा विहीन होता है, मतलब इसका कोई बीमा नहीं होता है, कोई बीमा नहीं होता।
चलो अब हम बात करते हैं कि आवर्धन जो होता है दो और राशि पर निर्भर करता है। आवर्धन जो होता है ना एच आई बटा एच तो होता ही है, ये आवर्धन जो होता है ना ये दो राशि पर और निर्भर करता है। एच आई बटा एच ओ तो होता ही है, ये दो अन्य राशि पर भी निर्भर करता है, और वो होता है माइनस भी बाई यू, इतना होता है। अब प्रश्न ये उठता है भी क्या चीज है, भी क्या चीज है, ये भी क्या चीज है, प्रतिबिंब की दूरी, और यू कौन सी है, वस्तु की दूरी। बताए थे ना चीन पर पार्टी में साइन स्क्रीन वगैरह बताए थे, तो भी जो है ना प्रतिबिंब की दूरी, और यू कौन सी है, वस्तु की दूरी। आ रहा समझ में। तो एम जो होता है एच आई बटा एच ओ तो होता ही है, लेकिन भी और यू में भी एक रिलेशन होता है आवर्धन के लिए, और वो होता है माइनस भी बाई यू, मतलब आवर्धन बराबर माइनस भी बाई यू भी होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये आया कहाँ से, तो वही चीज कह रहा है कि आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करें, मतलब ये चीज आया कहाँ से, m बराबर माइनस भी बाई यू या एच आई एच बटा एच बराबर माइनस भी बाई यू, इस चीज को आप प्रूफ करें कि ये आखिर ये बराबर कैसे हो गया। तो आज हम लोग इसी को प्रूफ करने वाले हैं कि ये बराबर कैसे होगा, मतलब एच आई बटा एच बराबर माइनस भी बाई यू कहाँ से आया और कैसे होगा। आगे बढ़े, तो चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम अवतल दर्पण में प्रूफ करते हैं। किस में प्रूफ करते हैं, अवतल दर्पण में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक अवतल दर्पण लेते हैं। क्या लेते हैं जी, अवतल दर्पण। तो ये हो जाएगा अपना एक अवतल दर्पण हो गया। क्या हो गया, तो आप जानते हैं कि अवतल दर्पण में एक भाग हमें कलई करना रहेगा। ये ये वाला भाग जो है ना इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है, तो इसको हम कलई कर देते हैं। ये कलई हो गया। इस दर्पण का नाम कुछ देना पड़ेगा, मतलब ये द्वारक हो गया, तो यहाँ पर हम इसका नाम दे देते हैं एम, ये हो जाएगा एन। अब हम कहेंगे कि हमारे पास एम एन एक अवतल दर्पण है। क्या चीज है, अवतल दर्पण। अब प्रधान अक्ष, तो प्रधान अक्ष वक्रता केंद्र और ध्रुव से पास करता है, तो हम क्या करते हैं एक प्रधान अक्ष ले लेते हैं, और ये प्रधान अक्ष हो गया। क्या हो जाएगा, ये प्रधान अक्ष हो गया। तो स्वाभाविक प्रधान अक्ष कहाँ से जाता है, ध्रुव से, तो ये हो गया आपका ध्रुव हो जाएगा, जिसको पी से सूचित करेंगे। और ये हो जाएगा आपका वक्रता केंद्र, सी हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका फोकस हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब इस सब के बीच रिलेशन स्थापित करना नहीं। तो अब हम क्या करते हैं कि अनंत और सी के बीच में एक वस्तु को रख देते हैं। अनंत और सी के बीच में क्या करते हैं जी, तो चलो यहाँ पर हम एक वस्तु को रख देते हैं, इस तरह से एक वस्तु को रख देते हैं। एक वस्तु हो गया, ये वस्तु की हाइट हो गया, तो वस्तु का हाइट को एच से सूचित करते हैं, इस वस्तु का कुछ नाम दे देते हैं। बिना नाम का कुछ होता है नहीं, इसका नाम दे देते हैं। ये हो जाएगा ए, यहाँ पे लिख देते हैं पॉइंट, इसको लिख देते हैं बी हो जाएगा। इसकी हाइट कितना, एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ। अच्छा, अब आप जानते हैं कि अनंत और सी के बीच में कोई वस्तु रखा जाता है तो उसका इमेज जो होता है ना सी और एफ के बीच में बनता है। अनंत पर रखेंगे तो एफ पर बनेगा, अनंत और सी के बीच में रखेंगे, जैसे जैसे वस्तु आगे खिसकता है प्रतिबिंब दर्पण से दूर भागते जाता है। तो अनंत पर रहेगा तो फोकस पर, अनंत और सी के बीच में रखेंगे ना तो एफ और सी के बीच में बनेगा। मतलब अब कन्फर्म हो गया कि हमारा इमेज सी और एफ के बीच में बनेगा, और सामने बनता है तो वास्तविक पर क्या होता है, उल्टा होता है। तो किरण प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आरेख द्वारा किसी पॉइंट से दो किरण लेते हैं, अब परावर्तन के बाद जहां पर जाकर के मिलती है वहीं पर इसका इमेज बनता है। तो दो किरण में हम लोग क्या करेंगे, इस बार हमेशा हम लोग समानांतर एक लेते थे, याद आ रहा है ना, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे एक केंद्र से ले लेंगे, एक ध्रुव से ले लेंगे।
तो केंद्र से हम लेंगे ना, तो केंद्र से लेंगे तो आपको पता है कि केंद्र से जो भी किरणें जाती है वो दर्पण पे क्या होती है, लंब, उसी रास्ते से क्या हो जाएगी, उसी रास्ते से लौट जाएगी। तो ये ऐसे आई और इसी रास्ते से क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। एक हम ले लेते हैं ध्रुव से, एक हम ले लेते हैं ध्रुव से, तो ये ध्रुव हो गया आपका। तो ध्रुव परावर्तन के नियम का पालन करते हुए जितना कोण है उतना ही कोण बना करके लौट जाएगी। और दोनों परावर्तित किरणें जो है ना, देखो कहाँ पर काट रही है, कहाँ पर काट रही है जी, यहाँ पर काट रही है। हमको पता था कि सी और ए के बीच में इमेज बनेगा, यहाँ पर आकर काट रही है, मतलब ये वाला पॉइंट जो है ना यहाँ पर बनेगा, उसी तरह से ये वाला पॉइंट जस्ट इसके ऊपर बनेगा, मतलब ये वाला ऐसे बन जाएगा। ये ऐसे है तो ऐसे उल्टा बन जाएगा। तो चलो इसको उल्टा बना देते हैं, तो यही ना अपना इमेज हो जाएगा, ये वाला इमेज हो गया, प्रतिबिंब हो जाएगा। इसको हम लोग किससे सूचित करेंगे, हाँ, तो इस पॉइंट को ए डैश मान लेते हैं, इसको बी डैश मान लेते हैं। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले ये पता कर लो कि 90 डिग्री कहाँ कहाँ बन रहा है इसमें। ये प्रतिबिंब की ऊंचाई हो जाएगा, इसको हम लोग सूचित करेंगे एच आई से, एच आई से। तो ध्यान से देखो, अब यहाँ पर आपका 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, इधर भी बन रहा है चाहे इधर भी बन रहा है, दोनों साइड में ही 90 डिग्री बनेगा, दो जगह 90 डिग्री बन रहा है, कोई दिक्कत। तो अब हम क्या करेंगे, अब क्या क्या आपने लिया, कैसे इमेज बना, कहाँ बना, इस चीज को थोड़ा सा हम लोग शॉर्टकट में क्या करते हैं, लिख देते हैं, शॉर्ट वे में लिखते हैं उसको। तो यहाँ पर हम लिखते हैं माना एम एन एक अवतल दर्पण है, एक एक अवतल दर्पण है जिसमें प्रधान अक्ष पर, प्रधान अक्ष पर अनंत और सी के बीच, सी और अनंत के बीच एक वस्तु, एक वस्तु ए बी रखी गई है, रखी गई है, जिसका जिसका वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश सी एम एफ के बीच बनता है, जिसका वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश सी एवं एफ के बीच बनता है, एफ के बीच बनता है। तो दिक्कत, अब यहाँ ध्यान से देखो, प्रतिबिंब दूरी कितना होगा, दूरी जो भी नापता है ध्रुव से, अब वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो ध्रुव से वस्तु की दूरी, तो वस्तु यहाँ पर रखा गया है, तो यहाँ से फीता उठाओगे, स्केल उठाओगे और मापते मापते ए तक आओगे, तो कहोगे कि वस्तु की दूरी कितना हो जाएगा, पी ए। और चीन परिपाटी के हिसाब से कोई भी दूरी ध्रुव से लेफ्ट साइड में मापते हैं ना, तो क्या लगाते हैं, माइनस। तो पी ए क्या हो जाएगा, वस्तु दूरी, तो पी ए वस्तु दूरी हो गया। अब वस्तु दूरी को हम लोग किससे सूचित करते हैं, यू से, ये हो जाएगा। चिन्ह पर पाटी लागू करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस यू हो जाएगा, माइनस चिन्ह पर पाटी के यूज से लिख देते हैं यहाँ पर, चिन्ह पर पाटी के प्रयोग से, के प्रयोग से
चलो अब बताओ वस्तु दूरी क्या होगा, पी ए डैश, सॉरी प्रतिबिंब दूरी पी ए, यही ना प्रतिबिंब बन रहा है, तो पी ए डैश क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब दूरी। तो पी ए डैश प्रतिबिंब दूरी, अब चूंकि सामने वाला प्रतिबिंब की दूरी को भी से सूचित करते हैं, तो हो जाएगा ना, दिक्कत होगा तो कल का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा जो बना करके डाले हुए थे, उसमें सब बताए आप लोग को चिन्ह पर पार्टी, तो हो जाएगा माइनस भी हो जाएगा। अच्छा, और फोकस दूरी, तो पी और एफ, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, तो फोकस दूरी यहाँ पर पी एफ हो जाएगा, पी एफ, पी एफ, तो पी एफ कितना हो जाएगा, माइनस एफ। बोलो, हालांकि एफ और आर की हमें जरूरत नहीं है, चलो फिर भी लिख देते हैं। और त्रिज्या क्या हो जाएगा, पी से केंद्र की दूरी, तो पी सी बराबर हो जाएगा माइनस आर। अच्छा, ए बी क्या है, जल्दी से बोलो, वस्तु की ऊंचाई, तो वस्तु की ऊंचाई को हम लोग सूचित करेंगे एच ओ, और ए डस बी डस क्या चीज है, हाँ तो ये हो जाएगा। अब देखो एच आई, लेकिन चिन्ह पर पार्टी यूज करोगे तो क्या होगा बताए थे ना, जब प्रधान इसके ऊपर ऐसे खड़ा रहे तो प्लस और नीचे आ जाए तो माइनस, तो वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति में माइनस लगता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो चलो अब यहाँ से हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध क्या करना है जी, हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है m बराबर माइनस एच आई अपॉन एच ओ, सॉरी माइनस नहीं लगाएगा यहाँ पर, ऊपर है ना, ना रहेगा, बराबर कितना, माइनस v बाई, चिन्ह पर पार्ट यूज करेंगे तो हो जाएगा, ये प्लस होगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो माइनस एच आई अपन एच ओ बराबर माइनस बी बाई हो जाएगा। तो चलो जी इस चीज को हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। या हो सकता है कि माइनस, अच्छा चलो आगे देखते हैं हम लोग क्या आता है, नहीं ये माइनस इधर जाएगा तो क्या कर देगा इसको, नहीं इधर माइनस लगाओगे तो इधर माइनस नहीं रहेगा, अरे सुनो ना, क्योंकि ये माइनस देखो यहाँ भी माइनस से आया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस लगाओ तो इसको गायब करो, और यहाँ माइनस रखो तो ये गायब कर दो, तो यहाँ पर हम माइनस को हटा देते हैं, ये वाला माइनस क्या करते हैं, हटा देते हैं, ये वाला माइनस जो है इसकी जरूरत हम लोग को, क्योंकि यही माइनस उधर चला गया, यही माइनस कौन सी है, उधर चला गया, इतना चीज हम लोग को क्या करना है, सीधे करना है। तो चलिए अब चलते हैं प्रूफ करते हैं। अब इसमें आपको करना क्या, ध्यान से देखो, सबसे पहले इसमें दो वैसे त्रिभुज को ढूंढना है आपको जो समकोण हो, और प्रति दोनों त्रिभुज का कम से कम दो ठो भुजा जो है ना ध्रुव पर आकर के मिले, दो त्रिभुज सेलेक्ट करना है इसमें जो 90 डिग्री का कोण बनाता हो, मतलब जो समकोण हो, और दोनों त्रिभुज का जो भुजा है ना कम से कम दो ठो भुजा जो है ना इस पी पर आकर के मिलना चाहिए। तो चलो देखते हैं कौन कौन सा दो ठो समकोण त्रिभुज होना चाहिए। तो देखो एक ठो समकोण त्रिभुज हम ए बी पी ले लें, ए बी पी, तो इसका भी एक भुजा जाकर के पी पर मिल रहा है, और ये भुजा भी जाकर कहाँ मिल रहा है, पी पर, एक तो समकोण त्रिभुज मिल गया हमको ए बी पी, कौन, ए बी पी, और दूसरा समकोण त्रिभुज देखो मिल गया ए डैश बी डैश पी, ये भी समकोण त्रिभुज है, और इसका भी दो तो भुजा जाकर पी पर मिल रहा है, तो बस इसी दोनों त्रिभुज को आप सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट कर रहे हैं, कौन कौन, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी को आप सेलेक्ट कर लो। चला दोनों त्रिभुज में, तो लिखते हैं यहाँ पर त्रिभुज ए बी पी तथा तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में, पी, अब आप ध्यान से देखो, जैसे आप क्लास 9th में सर्वांग समता पढ़े हैं कि दो त्रिभुज सर्वांग सम होता है, ये दो त्रिभुज है
और दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होता है, कॉन्ग्रुएंट कब होता है। इसके लिए 4-5 रूल आप पढ़े थे, नियम पढ़े थे। उसमें ये भी था, क्या क्या नियम था, एस ए एस सर्वांग समता नियम, ए एस ए सर्वांग समता नियम, ए ए एस सर्वांग समता नियम, एस 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 सर्वांग समता नियम, आर एच एस सर्वांग समता नियम। नहीं तो ये किसी भी, हाँ किसी मतलब देखो एस एस क्या कहता है, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। एस एस क्या कहता है कि इसका दो भुजा और उसके बीच का कोण, जैसे इसका भुजा मान लो 10 सेंटीमीटर है और इसका ये वाला भुजा भी 10 होना चाहिए, या 20 कुछ भी हो, मान लो यहाँ पर लिख देते हैं 20 सेंटीमीटर, और ये कोण है 30 डिग्री का, ठीक है। तो इस त्रिभुज का भी एक तो भुजा 10 होना चाहिए, दूसरा भुजा 20 होना चाहिए, और दोनों भुजा के बीच का कोण भी कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। तो मान लो इसका ये 10 हो गया, इसका ये हो गया 20 सेंटीमीटर, तो दोनों का बीच का कोण ये कितना होना चाहिए, 30। तब हम कहेंगे एस ए एस से ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम। और सर्वांगसम का एक प्रॉपर्टी, जब ये सर्वांगसम हो जाएगा तो इसको उठा कर रखोगे तो पूर्ण रूप से इसको क्या करेगा, ढक लेगा, और जो जिसको ढकेगा उसका संगत भाग कहलाता है। तो ढकेगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला सिरा जो है यहाँ पर आ जाएगा, और ये चला जाएगा इसके ऊपर, और ये चला जाएगा इसके ऊपर चला जाएगा। तो हम कहेंगे कि इसका संगत ये वाला हो गया, इसका संगत ये वाला हो गया, और इस कोण का संगत ये वाला हो जाएगा। तो जो जिसको ढकेगा वो क्या कहलाता है, संगत कहलाता है। तो सर्वांगसम में क्या होता था कि यदि दो आकृति सर्वांगसम है तो इसको पूर्ण रूप से क्या करेगा, ढक लेगा। तो उसी तरह का एक कंसेप्ट हम लोग को पढ़ना है आगे जाकर के मैथ में, आप लोग के 10th क्लास में, समरूपता। सर्वांगसमता के ही जैसा है लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर है। तो उसमें यह है कि दो त्रिभुज समरूप कब होता है। तो समरूप के लिए क्या जरूरी होता है, फिलहाल आप इतना ही याद रखो कि दो त्रिभुज समरूप कब होगा। जैसे मान लो कि दो त्रिभुज है और हम कहते हैं कि बताओ, समरूप में छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन सर्वांगसम में छोटा बड़ा नहीं होगा, सेम टू सेम होना चाहिए, ऐसे में छोटा बड़ा हो सकता है। तो दो त्रिभुज समरूप होने के लिए जरूरी होता है, एक प्रॉपर्टीज हम आपको बता रहे हैं, बाकी हम डिटेल्स में जब मैथ पढ़ेंगे तो इसमें बताएंगे। तो इसमें क्या चीज होता है कि इसका कोई भी दो कोण, इसके दो कोण के बराबर हो जाए ना तो समरूप हो जाएगा। बात समझ रहे हो, इसका दो कोण इसके दो कोण के बराबर हो जाए तो समरूप हो जाएगा। तो अब हमें ये दोनों त्रिभुज को समरूप करना है। देखो ध्यान से, ए बी पी, ए डैश बी डैश पी, मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, इसका कोई दो कोण इसके किसी दो कोण के बराबर है, आपको बताना है कि इसका कौन सा कोण इसके किस कोण के बराबर है। तो ध्यान से देखो, इसके ए पर कितना डिग्री कोण, 90, इसके ए डैश पर, तो हम कहेंगे कि इसका ए इसके ए डैश के बराबर है। तो लिखा यहाँ पर, तो लिखते हैं इसका कोण ए बराबर इसका कोण ए डैश, प्रत्येक कितना 90 डिग्री, तो प्रत्येक 90 डिग्री, इसलिए बराबर हो गया। प्रत्येक कितना 90 डिग्री। एक और कोण बराबर ढूंढना है दोनों का, एनीबॉडी, कौन बताएगा, इसका एक तो कोण इसके एक कोण के बराबर है। अब आपको ढूंढना है कि वो दो कोण कौन सा है जो आपस में बराबर है। ध्यान से देखो, यहाँ पर ये किरण ऐसे जा रही है, ये किरण जा रही है, ध्रुव पर टकरा रही है, तो ये सीपी लंब हो गया। ये परावर्तित किरण, ये हो जाएगा आपतन कोण, ये हो जाएगा परावर्तन कोण। और आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर। तो आपतन कोण इस त्रिभुज में है, अब परावर्तन कोण इस त्रिभुज में है, मतलब हम कह सकते हैं कि इसका P इसके P के बराबर है। किस नियम से, परावर्तन के नियम से। तो इसका कोण P बराबर इसका कोण, किस नियम से, हाँ परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। अब इसका दो कोण इसके दो कोण के बराबर हो गया तो समरूप हो गया।
इसको लिखेंगे अब कैसे, अब ध्यान से देखो, त्रिभुज, अब यहां से लिखना, पहले इसको लिखना है ए, उसके बाद पी, ए हो गया, पी हो गया, इसमें का क्या बच गया, बी, तो यहाँ पर लिखेंगे। और सर्वांशम में हम लोग इस चिन्ह का यूज करते थे, दो लाइन दे देते थे और इस तरह से लिखते थे, लेकिन समरूपता में सिर्फ ये वाला इस चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं, ये वाला। तो त्रिभुज एपीबी समरूप त्रिभुज, अब ए का संगत कौन हो जाएगा, ए डैश, ए, तो यहाँ पर लिखेंगे ए डैश। अब पी का संगत पी, तो हो जाएगा पी, तो ए डैश हो गया, पी हो गया, अब इसमें कौन बच गया, बी डैश, यहाँ पर जो बन जाएगा लास्ट में डाल देंगे बी। अब दो त्रिभुज जब समरूप हो गया ना, तो जो अंदाज करो सर्वांशम के जैसा ही फील करो। अब मान लो कि ये सर्वांशम हो गया, थोड़ी देर के लिए मान लो, हालांकि है समरूप, सर्वांशम नहीं है, तो सर्वांशम हो गया, तो कौन किसके ऊपर जाएगा, तो ध्यान से देखो, यदि ये सर्वांशम होता तो ए बी जाकर के ए डैश बी डैश को ढकता, नहीं ढकता, अच्छा, और उसके अलावा ये ए पी ए डैश पी को ढकता, कर्ण कर्ण को ढकता, लंब ये ऊंचाई ऊंचाई को ढकेगा, आधार आधार को ढकेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि इसका संगत भाग ये हो गया, ये एपी का संगत भाग ए डैश पी हो गया। अब दो त्रिभुज जब समरूप होता है ना, तो संगत भुजा का अनुपात बराबर हो जाता है। तो चलो ए बी का संगत कौन हो गया, जल्दी से बताओ तो, हाँ ए डैश, तो लिखेंगे बटा ए डैश बी डैश, संगत भुजा का अनुपात ले लेते हैं। जैसे हम कहें कि भी यू और भी का अनुपात लो, यू और भी का अनुपात, यू और भी का अनुपात, तो तुम यू बटा भी ही ना लिखोगे। तो हम कह रहे संगत भुजा का अनुपात लो, तो संगत ए बी का संगत कौन हो गया, तो इसको ऐसा ही नहीं लिखेंगे, ए बी बटा ए डैश बी डैश। अच्छा, आधार एपी का संगत कौन हो जाएगा, ए डैश पी, तो फिर इसी के जैसा लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं एपी, एपी लिखो चाहे पीए लिखो, बात एक ही हो गया, तो चलो हम पीए ही लिख रहे हैं यहाँ पर। तो पी ए बटा पीए का संगत पीए डैश, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी ए डैश पी ए डैश। तो संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है, मतलब ये दो त्रिभुज यदि समरूप है ना, तो मान लो इतना बटा इतना का मान यदि आ रहा है 2/3, तो इतना बटा इतना का मान भी कितना आएगा, 2/3 आएगा। मतलब इसका मान यदि निकालते हो आता है 2/3, हाइट दिया रहा है दोनों का, यदि 2/3 आता है ना, तो इसका भी कितना आएगा, 2/3 आएगा। मतलब संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। इसको हम बोलते हैं संगत भुजाएं समानुपाती होती है। कब, जब दो त्रिभुज समरूप होता है तब। समानुपाती, इसको मिटा दें, चलो अब हम बात करते हैं अब ध्यान से देखो, अब इसका वैल्यू बैठा हुआ, ए बी देखो यहाँ पर सब लिखा हुआ है, ए बी क्या चीज है, तो ए बी के जगह पर आप लिखोगे एच ओ। अच्छा, ए डैश बी डैश क्या है, माइनस एच आई, माइनस एच आई। अब पी ए क्या है, जल्दी से बोलो, पी ए वस्तु दूरी माइनस यू, माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस ऊपर जाएगा, माइनस ये जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा, प्लस। कोई भी चीज नीचे नहीं रखा जाता, जो भी चिन्ह होता है नीचे, हर में जो होता है ना, हमेशा धनात्मक संख्याएं होती है, तो जो भी माइनस रहता है उसको ऊपर ले आकर गुना कर देना। ये माइनस जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये काम करते हैं हम काम ये करते हैं कि ये दोनों को ऊपर ले जाएंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, मतलब दोनों का हर ऊपर जाएगा तो अंश क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। मान में कोई अंतर नहीं हो, बराबर की इधर भी एक भिन्न हो, बराबर की इधर भी भिन्न हो,
यदि आप चाहते हो कि दोनों का हर ऊपर ले जाए और अंश नीचे ला दे, हर में हर को अंश कर दे, अंश को हर कर दे, तो मान में कोई अंतर नहीं होता, इतना हम लिख सकते हैं। तो हम सूत्र में यहाँ पर क्या लिखे, एच आई बटा एच ओ, माने एच आई को ऊपर ले जाना पड़ेगा, एच ओ को नीचे। तो जब ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, तो ये भी ऊपर जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, नीचे आएगा। तो लिखे ये हो जाएगा एच आई बटा एच ओ। अभी माइनस ऊपर चला जाएगा, बराबर, आइए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हो जाएगा v बाई। अब इस माइनस को हमें इधर नहीं रखना है, इसको इधर ले जाना है, जो सिद्ध करना उसके हिसाब से। तो हम क्या करते हैं, दोनों माइनस से गुना कर देते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका एच आई बाई एच ओ बराबर माइनस v बाई हो जाएगा, v बाई हो जाएगा। और ये क्या चीज है, आवर्धन का डिफिनीशन है, तो बाई डिफिनीशन m बराबर इतना लिख सकते हैं, नहीं, तो बाई डिफिनीशन m बराबर हो जाएगा एच आई अपॉन एच ओ बराबर हो जाएगा माइनस v बाई यू। यही वो व्यंजक है जिसे आपको सिद्ध करना था। क्या करना था, सिद्ध करना था। कोई दिक्कत? सबसे पहले आपको इसमें करना क्या चीज है कि दो समकोण त्रिभुज की तलाश करना है आपको, जिसका दो भुजा जो है ना जाकर ध्रुव पर मिले। एक तो हमको मिल गया ए बी पी, एक तो मिल गया ए डैश बी डैश मिल गया, ठीक है। और दोनों त्रिभुज को आपको समरूप सिद्ध कर देना है। तो समरूप सिद्ध करने के लिए क्या बताए थे कि इसका दो कोण इसके किसी दो कोण के बराबर हो जाए तो समरूप हो जाएगा। तो इसका ए पर 90 डिग्री, यहाँ ए डैश पर 90 डिग्री, तो इसका ए इसके डैश के बराबर। अब परावर्तन के नियम से इसका पी इसके पी के बराबर, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो इसका दो कोण इसके दो कोण के बराबर हो गया, जो यहाँ पर हम लिखे हुए हैं। तो दो कोण बराबर हो गया, मतलब दोनों त्रिभुज का हो जाएगा समरूप। इसको हम ऐसे लिखेंगे, तो पहले यहाँ से स्टार्ट करना, ए पी, इसका बच गया बी, तो लास्ट में बी लिख देंगे। तो ए का संगत कौन हो गया, ए डैश, पी का संगत पी, और बाकी क्या बच गया, बी डैश। तो जब ये समरूप हो गया, समरूप का चिन्ह ये वाला होता है, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो इसके जो संगत भुजा है ना उसका अनुपात बराबर हो जाएगा। तो ऊंचाई का संगत ऊंचाई होगा, ए बी बटा ए डैश बी डैश, और आधा कर्ण से कोई मतलब नहीं है, तो आधार बटा आधार मतलब पी ए बटा पी ए डैश, इतना हो जाएगा। और समरूप में संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए इतना बराबर इतना हो जाएगा। अब इसका हम क्या किए, मान बैठा दिए, जो यहाँ पर हम नोट करके पहले से ही रखे हैं, यहाँ पर मान हम क्या किए, बैठा दिए। यही चीज आपको क्या करना था, करना। अब अगला जो हम लोगों का ये है कि दर्पण सूत्र, तो दर्पण सूत्र में भी हम यहां तक आएंगे, यहां तक हम आएंगे, यहां तक सारी चीजें हम लिख करके यहां तक आएंगे। तो चलो इसको फोटो खींचो इसको। अब हमें दर्पण में, गोलीय दर्पण में u
भी एवं एफ, यू भी एवं एफ के बीच एक रिलेशन होता है कि नहीं। और उस रिलेशन को हम लोग लिखते हैं 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। इस रिलेशन को हम लोग लिखते हैं 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं दर्पण सूत्र। कौन सा सूत्र बोलते हैं? दर्पण। तो आपसे कोई पूछे कि दर्पण सूत्र क्या है, तो गोलीय दर्पण का एक ऐसा सूत्र जो u, v एवं f में संबंध को बताता हो, उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र कहते हैं। गोलीय दर्पण का एक ऐसा सूत्र, आपसे क्या पूछा जाएगा कि दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र आपसे पूछा जाएगा कि दर्पण सूत्र क्या है। दर्पण सूत्र क्या है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। दर्पण सूत्र क्या है, तो क्या जवाब होगा? गोलीय दर्पण में एक ऐसा सूत्र जो u, v एवं f में संबंध को बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र कहते हैं। और ये कितना होता है? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। मतलब f, u और v में कुछ इस तरह का क्या होता है? रिलेशन होता है, जिसे हम दर्पण सूत्र कहते हैं। तो प्रश्न है हमारा कि अवतल दर्पण में एक्चुअली ये आया कैसे, उस चीज को आप प्रूफ करें। मतलब हमें सिद्ध करना है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। f क्या चीज है? फोकस दूरी। u क्या है? वस्तु दूरी। और v क्या चीज है? प्रतिबिंब दूरी। तो चला, तो जैसा कि इसके पहले हम लोग आवर्धन का सूत्र को सिद्ध किए हुए थे, तो सेम आपका यहाँ तक आपको आना है। वही लॉजिक, वही कंसेप्ट, टोटल आपको यहाँ तक क्या करना है? लाना है। तो फिर हम लिखेंगे कि माना एक अवतल दर्पण है जिसमें प्रधान अक्ष पर C और अनंत के बीच, C और अनंत के बीच, यहाँ पर एक वर्ड छूट गया है, के बीच एक वस्तु AB रखी गई है, जिसका वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब A', B' CMF के बीच बनता है। यहाँ PA वगैरह चिन्ह परिपाटी के हिसाब से हम लिख दिए हैं, नहीं तो सिद्ध करना है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो वही काम करना है, इसमें दो समकोण त्रिभुज सेलेक्ट करना है जिसका दो भुजा कम से कम जाकर के ध्रुव पर मिले। तो जैसा कि हमें ABP और A', हमने क्या किया? ले लिया। और लेने के बाद से A समरूपता नियम से, किस नियम से? मतलब इसका दो कोण इसके दो कोण के बराबर हो गया। तो किसी कोई दो त्रिभुज हो और दो त्रिभुज का दो कोण यदि आपस में बराबर हो जाए तो समरूप हो जाता है। और उस नियम को हम क्या कहते हैं? ए समरूपता नियम। मतलब इसका दो कोण इसके दो कोण के बराबर हो गया तो कोण को क्या बोलते हैं? एंगल। तो ए समरूपता नियम, ए समरूपता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। तो समरूप होगा तो क्या होगा जी? समरूप होगा तो क्या होगा? AB का ऊंचाई का संगत ऊंचाई हो जाएगा, तो AB बट्टा A', और आधार का संगत क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो इतना बट्टा इतना हम क्या करेंगे? लिख देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको करना क्या चीज है कि दो और समकोण त्रिभुज इसमें बन रहा है। दो और समकोण त्रिभुज बन, देखो यहाँ पर ABC और A', देखो यहाँ पर ये वाला और ये वाला। अब ये दोनों को लेकर के चलना है। 4 ठो समकोण त्रिभुज बन रहा था, तो 2 ठो को लेकर के हम पहले चल चुके हैं। अब जो बच गया ना, ये वाला और ये वाला आमने सामने देख रहे हो यहाँ पर बना हुआ है, तो इन दोनों समकोण त्रिभुज को आप समरूप सिद्ध कर दो, आपका आ जाएगा। तो चलें किसमें? ABC और A', C में। तो यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज A', B', C में। तो चलो इसका दो कोण इसके दो कोण के बराबर है। अब आपको बताना है कौन सा कोण दोनों का आपस में बराबर है। तो ABC का कोण A पर 90 डिग्री और A', B', C का
ए डैश पर 90 डिग्री, तो इसका ए जो है इसके ए डैश के बराबर होगा। प्रत्येक कितना 90 डिग्री, इसलिए बराबर हो गया। और इसका एक कोण इसके एक कोण के बराबर है। आपको बताना है कौन सा कोण बराबर है, जल्दी से बताइए। देखो ध्यान से, आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो कि दो रेखाएं एक दूसरे के कुछ इस तरह से काटती है ना, इस तरह से, तो आमने सामने का कोण बराबर होता है, इसको समूह कोण कहते हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर एक रेखा ये वाला हो गई और दूसरा ये वाला, तो यहाँ पर दोनों काट रहा है ना, यहाँ पर तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। मतलब इसका सी के क्या होगा, बराबर होगा। ये 50, ये भी कितना होगा, 50। तो इसका सी, इसका सी समूह कोण है, तो लिखेंगे क्यों बराबर हो गया, समूह कोण है इसलिए बराबर हो गया। तो क्या हो गया जी, इसका दो कोण इसके दो कोण के बराबर हो गया, तो समरूप हो गया। किस नियम से, ए ए समरूपता नियम से, समरूपता नियम से, जैसे सर्वांग समता का नियम होता था, नियम। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए सी, अब क्या बच गया, बी समरूप ए डैश, सी का संगत सी होगा। अब बच गया कौन सा, बी डैश। अब दो त्रिभुज जब समरूप हो गया तो संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर। तो फिर ए बी का संगत कौन होगा, ए डैश बी डैश, ऊंचाई का संगत ऊंचाई होगा। ये हो जाएगा ए बी बट्टे ए डैश। अब बराबर, ध्यान से देखो, आधार का संगत आधार होगा, तो इसका ए सी इसके ए डैश सी के बराबर होगा, सॉरी ए सी अब बट्टा ए डैश सी, मतलब ए सी का संगत क्या होगा, ए डैश सी। तो हो जाएगा इसका ए सी बट्टा क्या होगा, ए डैश सी हो जाएगा। संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर। इसको हम मान लेते हैं कितना, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। और इसको कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। कितना, 1। अब 1 और 2 पर फोकस करो। ए बी बाटा ए डैश बी डैश का मान भी इतना ही है, और इसमें भी ए बी बाटा ए डैश बी डैश का मान ये वाला चीज है। तो इसका मतलब ये दोनों कौन सी है, बराबर है। दोनों कौन सी है, तो समीकरण 1 एवं 2 से हम लिख सकते हैं इतना बराबर इतना। अरे देखो ना, इसको यदि 10 मान लो तो इसका मान भी 10 हो गया और इसका मान भी, इसका मतलब ये दोनों कौन सी है, बराबर है। दोनों क्या चीज है, बराबर है। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से पी ए बटा पी ए डैश, पी ए बटा पी ए डैश बराबर हो जाएगा ए सी बटा ए डैश सी हो जाएगा। अब सबका मान आप बैठा दो, देखो इसे किसका मान तुमको पता है, सब यहाँ पे लिखा हुआ है। पी ए का मान कितना है जी, माइनस यू, यहाँ पर आप लिख दो माइनस। अच्छा पी ए डैश कितना है, माइनस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस। और एसी का मान कितना है, देखो एसी यहाँ पर है, एसी आपका यहाँ पर है, ये वाला चीज है। इसी का मान तो पता नहीं, क्योंकि जो भी दूरी हम नापते हैं ध्रुव से, ये तो इतना ही ना हो गया, इसका मान तो आपको पता नहीं, इसका मान अब आपको पता करना पड़ेगा। तो चलो एक चीज बताओ, मान लो कि हमको आपको 5 रुपया देना है, कै रुपया देना है, 5 रुपया देना है, ठीक है। अब हम आपको 5 रुपया नहीं देंगे, किसी भी हालत में 5 रुपया नहीं देने वाले, हम आपको देंगे 100 रुपया माइनस 95 रुपया। लोगे कि नहीं लोगे, हम 5 रुपया नहीं देने वाले हैं, हम आपको देंगे 100 माइनस 95। मैं आपसे 100 रुपया लेंगे, आपको 95 रुपये क्या करेंगे, तभी तो तुम्हारा ज्यादा हो जाएगा। हम आपको 5 रुपया देना है आपको, और हम आपको देंगे कितना,
100 रुपये आपको देंगे, अब 95 रुपया ले लेंगे, तो लीजिएगा, मतलब 100 माइनस 95 लीजिएगा, 5 रुपया नहीं देंगे, ले लीजिएगा। चलिए होशियार विद्यार्थी हैं आप लोग, हमको देना है आपको 10 रुपया, तो हम आपको देंगे 200 माइनस 190, 110 रुपया हम नहीं देंगे आपको, कुछ भी कर लीजिए, हम आपको देंगे 200 माइनस 190, लीजिएगा, ले लीजिएगा। चलिए वही बात है। चलिए अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हम AC आपको देना है, ये आपको लेंथ, ये दूरी आपको, ये टुकड़ा आपको देना है, तो हम कह रहे हैं ये टुकड़ा तुमको हम कभी नहीं देंगे, हम तुमको देंगे PA माइनस PC, ले लोगे, AC टुकड़ा तुमको देना है, ये सोने का टुकड़ा हो गया, अब तुमको AC इतना ही टुकड़ा हमको देना है, तो हम कह रहे हैं ये टुकड़ा तुमको नहीं देंगे, हम तुमको देंगे इतना, यहाँ से लेकर यहाँ तक में से ये घटा कर तुमको देंगे, मतलब हम तुमको देंगे PA माइनस PC, आपको देना है AC, हम AC नहीं देंगे आपको, आपको देंगे हम PA माइनस PC, लोगे कि नहीं लोगे, ले लीजिएगा, पक्का। हमको देना है AC, लेकिन AC नहीं दे रहे हैं आपको, हम दे रहे हैं इतना टुकड़ा दे देंगे आपको, आप फिर इसमें से इतना टुकड़ा काट करके ले लेंगे, तो आपका मिल नहीं गया ये वाला, तो क्या AC के जगह पे वाला चीज लिख दें, बात एक ही हो गया, लिखा है, तो चलो AC को हटाते हैं, कहाँ गया जी, AC को हटाते हैं, यहाँ पर AC को क्या करते हैं, हटाते हैं, तो AC के जगह पर हम क्या लिखेंगे, PA माइनस PC हो जाएगा, PA AC बट्टा A डैश हो जाएगा, तो AC के जगह पर हम क्या लिखते हैं आपको, PA माइनस, चलो अब A डैश C आपको लेना है, देखो A डैश C कहाँ पर, ये वाला टुकड़ा, ये वाला टुकड़ा आपको देना है, तो हम कर ये टुकड़ा नहीं देंगे, हम क्या करते हैं कि तुमको दे देते हैं PC, अब PC में से फिर ये टुकड़ा तुमसे ले लेते हैं, तो तुमको तुम्हारा जो है मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तुमको देना ये वाला, तो हम कहना इतना नहीं देंगे, हम PC माइनस PA डैश देंगे, वही चीज हुआ ना, तो चलो A डैश C के जगह पर हम क्या लिखेंगे, PC माइनस PA डैश। अब तुम कहोगे सर इतना लफड़ा शूटिंग क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि अब सबका मान हमको पता है, देखो P से सब स्टार्ट हो रहा है, और सबका मान यहाँ पर हम लिख चुके हैं, अब मान आराम से बैठा दो, चलो देख करके बोलो क्या चाहिए, ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा U बट्टा PA, बोलो कितना है, माइनस U, PC बोलो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस R, अच्छा PC बोलो अब, माइनस R, और PA डैश बोलो, तो माइनस माइनस, बस हो गया, अब तीसरा तीसरे गुना कर दो, ऐसे ऐसे गुना करो, तो हम V को पहले से गुना करते हैं, तो V को माइनस U से, तो माइनस U भी, प्लस V को R से गुना करेंगे VR, अब U से इस दोनों को गुना करना है, तो हो जाएगा माइनस UR और प्लस UV प्लस U। अब ध्यान से देखो आपको करना क्या है, इसमें एक जाति वाले को एक साइड कर दो, तो देखो UV यहाँ भी है और UV यहाँ भी, तो ये दोनों को एक साइड करो, तो इसका चिन्ह माइनस है तो इधर चला जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा, नहीं तो ये माइनस UV चला गया, तो VR बचा इधर, इधर बचा, अब माइनस UR को इधर भेज दो, प्लस आई हो जाएगा UV, माइनस UV जाकर क्या हो जाएगा, प्लस, तब 2UV हो गया, कितना हो जाएगा, 2UV आपका हो गया, कितना हो गया जी, 2UV हो गया, 2UV हो गया। अब आपको एक काम और कर लेना है, एक काम आपको और कर लेना है, एक काम आपको ये करना है कि देखो
यू भी आर सब में है, मतलब यू भी आर इसमें शामिल हो गया है, तो यू भी आर से भाग दे दे इसमें, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, बराबर क्रिया कर सकते हैं। तो इसमें भी यू भी आर से भाग दो, इसमें भी और इसमें भी, ये हो जाएगा आपका वी आर बट्टा यू वी आर प्लस यू आर बट्टा यू वी आर बराबर हो जाएगा 2 यू वी बट्टा यू वी आर। अब जो कटने वाला है काटो, देखो तो कौन कौन कटेगा, ध्यान देखो, ये वी आर कट जाएगा, यू आर कट जाएगा, यू भी कट जाएगा। अब जो बचा उसको लिखो, यहाँ पर आपका बचा यू 1/u, यहाँ पर बचा 1/v, ये हो जाएगा 2/r। और आप जानते हैं दर्पण सूत्र, आप F बराबर r/2 सिद्ध किए थे कि F बराबर होता है r/, तो तीसरा तिरछी गुना करोगे तो r बराबर 2f, तो हम r के जगह पर 2f लिख सकते हैं, तो बराबर हो जाएगा 1/u प्लस, हालांकि ये भी दर्पण सूत्र है, ये भी इसको भी हम दर्पण ही सूत्र कहते हैं, और r का मान रख दोगे तो 1/v बराबर हो जाएगा 2/2f, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। और यही चीज आपको क्या करना था, यही हो गया दर्पण सूत्र। तो यहाँ तक तो हम लोग आए ही थे, यहाँ से आगे आपको इसको और इसको क्या करना है, समरूप सिद्ध कर देना है। तो समरूप सिद्ध करोगे तो यहाँ तक आ जाओगे, इक्वेशन 1 और 2 में ये आ गया, इसका मान बैठा देना, बस AC के जगह पे ये वाला लिखना है और A' के जगह पे ये वाला, बाकी मान बैठाकर तीसरा तीसरी गुना करोगे तो आप यहाँ तक आ जाओगे। और उसके बाद से यू भी आर से क्या करना है, भाग कर देना है, भाग करोगे तो आपका ये वाला चीज आ जाएगा, ये वाला चीज आ जाएगा।